comes to a skidding, 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 stop in 10 meter, stop in 10 meter, stop in 10 meter. During this process, कमान आएंगे, the force on the cycle due to the road is, the force on the cycle due to the road is, force on the cycle due to the road is 200 Newton. Force on the cycle due to the road is 200 Newton. And is directed opposite to the motion. And is directed opposite to the motion. Directed opposite to the motion. Opposite to the motion. तो पहला ऑप्शन लिखेंगे, सॉरी पहला ऑप्शन नहीं, पहला पार्ट क्या पूछा गया पहला लिख लेंगे. ए पार्ट, हाउ मच वर्क डज द रोड, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल. डू ऑन द साइकिल. और दूसरा है बी पार्ट है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, डू ऑन द रोड, साइकिल डू ऑन द रोड. तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का. तो यहाँ कह रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट जो है 10 मीटर चलने के बाद वो लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है और रुक जाता है, स्किडिंग हो जाती है, मतलब पलट जाता, गिर जाता है. इस प्रोसेस के दौरान क्या करता है, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज, रोड जो है साइकिल पर फोर्स लगाता है 200 न्यूटन, जो कि मोशन के अपोजिट है, मोशन के अपोजिट लग रहा है. तो कह रहे हैं हाउ मच डज वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, रोड पर रोड जो है साइकिल पर कितना वर्क कर रहा है, पहला ये पूछा गया. तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो इधर तरफ हो रहा है, एस ये मोशन हो रही है, और फोर्स इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, ये फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा, फ्रिक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स. तो दोनों बीच एंगल कितना हो गया, यहाँ 180 डिग्री का हो गया, एंगल हो गया. तो थीटा इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, और एस दिया हुआ 10 मीटर, और फोर्स है 200 न्यूटन. तो डब्ल्यू निकाल लीजिए. तो वर्क डन बाई रोड ऑन द साइकिल. तो F इक्वल टू W इक्वल टू होता है FS cos थीटा. तो F है 200, S है 10 और cos 180. तो W इक्वल टू 200 इंटू 1 और cos 180 वैल्यू -1. तो ये 2000 आ जाएगा, 2000 जूल आ जाएगा. वर्क निगेटिव आएगा, निगेटिव मतलब वही फ्रिक्शन, आपको निगेटिव वर्क बताया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. अब दूसरा इसमें जो पूछ रहे हैं, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. अब साइकिल रोड पर कितना वर्क करेगी, रोड तो जो है पहला पूछा गया, रोड जो है साइकिल पर कितना वर्क कर रही है. तो साइकिल, अब न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है वो इक्वल और अपोजिट होता है. यानी रोड जो है फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का साइकिल पर, तो साइकिल भी उतना ही फोर्स लगाएगी रोड पर लगाएगी 200 न्यूटन का.
है उतना ही फोर्स लगेगा जाकर, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। लेकिन बात यह है कि रोड तो हटेगा नहीं अपनी जगह से, रोड तो अपनी जगह से हट ही नहीं रहा, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लगेगा फोर्स तो उतना ही लगेगा उस पर भी, लेकिन रोड अपनी जगह से हटेगा नहीं। तो तो जो है साइकिल रोड पर कोई वर्क नहीं कर पाएगी, क्यों, रोड हटा नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा। तो ये बी लिख लेंगे, इसमें बी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, बी पार्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन equal and opposite force, Newton third law of motion, equal and opposite force acts acts on the road, equal and opposite force acts on the road due to the cycle, due to the cycle. Its magnitude is 200 Newton. Its magnitude is 200 Newton. However, the road undergoes no displacement. However, the road undergoes no displacement. Road undergoes no displacement. Thus, work done by cycle on the road is, thus work done by cycle on the road is, work done by cycle on the road is zero. By cycle on the road is zero. तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी फोर्स लगाती है तो उतना ही दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाती है, तो क्लियर हो गया। लेकिन ये एक बात और निकल कर आ गई इससे, एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से, कि फोर्स तो बराबर लगेगा, इक्वल लग रहा, इक्वल और अपोजिट लग रहा, लेकिन वर्क डन इक्वल और अपोजिट नहीं होगा। वर्क डन जो है इक्वल, देखिए उसमें वर्क डन इतना आ रहा है और इसमें वर्क डन क्या आया, ज़ीरो, ज़ीरो है। फोर्स तो लगेगा इक्वल का, लेकिन वर्क डन जो है इक्वल और अपोजिट नहीं होगा, ये बात इससे निकली जाकर। तो ये नोट लिख लेंगे, नोट यहाँ पर लिख लेंगे, नोट। लेंगे न्यूटन थर्ड लॉ states that, Newton third law states that, Newton third law states that a body A, that a body A, capital A, exerted by the body B, क्या लिखा था, क्या लिखा, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द, नहीं ये लिख लेंगे, थोड़ा छूट गया उसमें, फोर्स ऑन बॉडी ए लिखेंगे, फोर्स ऑन बॉडी ए एक्सर्टेड बाय द बॉडी बी, फोर्स ऑन बॉडी ए एक्सर्टेड बाय द बॉडी बी is always equal and opposite, is always equal and opposite, equal and opposite to that on B by A, to that on B by A. But the work done on A by B, the work done on A by B is not necessarily, work done on A by B is not necessarily equal and opposite, is not necessarily equal and opposite, equal and opposite to the work done on B by A, to the work done on B by A, work done on B by A. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी फोर्स लगाती तो फोर्स तो इक्वल और अपोजिट हो सकते हैं,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्क डन भी इक्वल और अपोजिट हो। वर्क डन भी इक्वल अपोजिट, यहाँ वर्क डन देखिए एक तो इतना आ गया, दूसरा 0 आ गया वर्क डन, तो वो वर्क डन इक्वल अपोजिट नहीं होंगे जाकर, ये ज़रूरी नहीं है। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे। लेंगे इट इज वेल नोन दैट इट इज वेल नोन दैट इट इज वेल नोन दैट a raindrop falls under the influence of a raindrop falls under the influence of the under the influence of the downward gravitational force downward gravitational force and the opposing resistive force this resistive force is known to be proportional to the this resistive force is known to be proportional to the speed of the drop, but is otherwise undetermined. अब इसी में आगे लिखेंगे, ये तो एक जानकारी सवाल में दी गई है। अब उसके आगे सवाल क्या है, अब सवाल यहाँ से शुरू होता है। लिखेंगे कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम falling from a height 1 kilometer drop of mass 1 gram falling from a height 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. अब इसमें क्या क्या पूछा गया, तो ए पार्ट लिखेंगे। ए पहला पार्ट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा पार्ट है व्हाट इज द वर्क डन बाय द, सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द वर्क डन बाय द unknown resistive force। unknown resistive force। तो ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। तो यहाँ पर ये सवाल में कह रहे हैं कि एक ड्रॉप है, रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप, इसका मास दिया, कितना दिया है 1 ग्राम, तो किलोग्राम चेंज कर लेंगे तो 1 × 10⁻³ ये किलोग्राम हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं ये ड्रॉप अंडर ग्रेविटी और दो फोर्स लगते हैं इस पर, एक तो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अर्थ 1 किलोमीटर से गिर रही है, 1 किलोमीटर से गिर रही है, यह 1 किलोमीटर से गिर रही है। तो इस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही नीचे तरफ आ रही है,
दूसरा एक रेजिस्टिव इसका विरोध भी करने वाला फोर्स, एयर होती, एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करे, अपोजिट करेगा जाकर। और ये कह रहे कुछ पहले इस सवाल में इन्होंने कुछ जानकारी दी है, पहले ये सब जो जानकारी है, मतलब ये जो बातें पता रहना चाहिए कि एक जो है कोई रेन ड्रॉप जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स के अंडर में गिरती है। रेजिस्टिव फोर्स ये देखा गया है, ये देखा गया कि वो ड्रॉप की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, या तो फिर ये प्रोपोर्शनल होगा या फिर उसको अनडिटरमाइंड है, पता नहीं कर सकते अगर। उसके बाद सवाल इन्होंने पूछा है, तो इसमें पूछा है कि पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट, यहाँ देखिए हाइट दी गई, हाइट कितनी हो गई, h = 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर मतलब है 1 × किलो मतलब होता है 10⁻3, तो मीटर हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो पहला फर्स्ट पार्ट है वर्क डन बाई क्या पूछा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वर्क डन बाई W = हो जाएगा mgh। तो m कितना दिया है 1 × 10⁻³ g की वैल्यू 10 ले लो आप, और ऐसे दिया हुआ 1 × 10⁻3, तो ये -3 है, +3 कैंसिल हो जाए पावर, तो है, अरे मास ये ग्राम में है ना, किलोग्राम बदल दिया, हाँ, और हाइट दिया किलोमीटर, तो किलो प्लस हो जाएगा, हाँ, कोई डाउट। तो ये 10 जूल आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क हो रहा है, WG लगा दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बी पार्ट लेंगे, पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो डेल्टा के फाइनल हो जाएगा हाफ mv² और इनिशियल हो जाएगा हाफ mu²। तो डेल्टा के हाफ m कॉमन ले लीजिए, तो v² - u²। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, क्योंकि रेन जो है अपने आप गिर रही है, उसको कोई ऊपर से गिराया थोड़ी जा रहा है, तो उसका जो मतलब ड्रॉप हो रही है वो फ्री फॉल कर रही है, तो फ्री फॉल के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो डेल्टा के इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। तो डेल्टा के हाफ m की वैल्यू कितनी दी है, वही 1 × 10⁻³ और v कितना दिया 50 का स्क्वायर, तो डेल्टा के इक्वल टू आपका आ जाएगा हाफ × 10⁻³ और 50 × 50, तो 2 से कैंसिल कर दिए 25, तो डेल्टा के इक्वल टू 1250 आ जाएगा ये, × 10⁻³ तो -3 अगर पावर हटाएंगे तो -3 हटाओ तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो डेल्टा के इक्वल टू 1.25 जूल आ गया, 1.25 जूल आ गया ये। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, सेकंड में पूछ ये रहे हैं कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो कितना वर्क करेगा, ये पूछा रेजिस्टिव फोर्स। तो हमने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, या वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक,
तो डेल्टा के इक्वल टू, अब टोटल वर्क एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा, और एक है रेजिस्टिव फोर्स डब्ल्यू आर हो जाएगा। तो रेजिस्टिव फोर्स निकालना है तो डब्ल्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा के माइनस डब्ल्यू जी। तो डब्ल्यू आर इक्वल टू डेल्टा के निकालिए कितना आया 1.25 और रेजिस्टिव फोर्स कितना आया 10। तो ये माइनस में आ जाएगा जाकर 8.75, ये माइनस में आएगा, इतने जूल आ जाएगा। ये नीट 2017 में आया था, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ ये, और नीट 2017 में भी आया था। तो दोनों फोर्स पूछे गए, ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क होगा और रेजिस्टिव फोर्स से कितना वर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, a particle of mass 10 gram, a particle of mass 10 gram moves along a circle of radius, moves along a circle of radius 6.4 centimeter, moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration, tangential acceleration, TANGENTIAL, tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration? What is the magnitude of this acceleration? Magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to, magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to, kinetic energy of particle becomes equal to 8 into 10 to power minus 4 becomes equal to 8 into 10 to power minus 4 joule by the end of the by the end of the second revolution, by the end of the second revolution after the beginning of the motion, after the beginning of the motion, after the beginning of the motion. और ऑप्शन है यहाँ पर तो पहला ऑप्शन है 0.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा है 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये नीट 2016 में आया था सवाल, नीट 2016 में सवाल आया था। तो सवाल में कह रहे हैं कि ये है एक पार्टिकल जो है 10 ग्राम का पार्टिकल है और वो एक सर्किल है, उसकी रेडियस है 6.4 सेंटीमीटर,
उसमें जो है ये ऐसे चल रहा है, मूव कर रहा है, ये पार्टिकल है। पार्टिकल का मास दिया गया कितना, 10 ग्राम। तो ग्राम मतलब है 10 इंटू 10⁻³ के जी हो जाएगा, के जी। अब टेंजेंशियल आपको जब हमने सर्कुलर मोशन पीछे पढ़ा चुके हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी अगर स्पीड कांस्टेंट रहती तो एक ही एक्सेलरेशन लगता है अंदर तरफ, उसे कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर स्पीड भी चेंज हो रही है तो एक एक्सेलरेशन और लगता है, इसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये AT। यही पूछा गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT ये भी लगेगा जाकर। ये कब लगेगा, जब स्पीड भी बदलेगी। अगर दो तरीके से सर्कुलर मोशन पढ़ाई थी आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है और तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, सेंटीपिटल। और लेकिन जब अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जिसमें स्पीड भी बदले तो फिर एक एक्सेलरेशन और लगता है, जैसे टेंजेंशियल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते ना करिए। तो और ये यहाँ क्या दिया है, if the kinetic energy of particle becomes equal to by the end of the second revolution of the beginning of the motion। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी KI इनिशियल, ये तो 0 है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF ये दी गई है 8 इंटू 10⁻⁴ जूल, ये हो जाएगा कर। अब देखिए फिर भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए आप। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ दो तरीके वर्क डन होगा, एक तो सेंटीपिटल फोर्स वर्क करेगा, सेंटीपिटल फोर्स, और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक डेल्टा के। अब सेंटीपिटल फोर्स से जो वर्क होता है वो हमेशा 0 होता है क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर होता है मोशन के, वो अंदर तरफ लगता है। वर्क डन इक्वल टू कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स तो वही हो जाएगा MAT, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वो कह रहे हैं 2 रिवोल्यूशन लगा रहे हैं, दो चक्कर लग रहे हैं, ऐसे 2 चक्कर लग रहे हैं। एक चक्कर लगा तो एक चक्कर में कितना 2πr, फिर एक चक्कर और लगेगा तो 4πr है। तो 4πr यानी तो ये हो जाएगा 4πr रेडियस और अपान, हाँ ये 4πr हो जाएगा कर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा के फाइनल। अब निकल आएगा AT इक्वल टू क्या हो जाएगा जाकर के फाइनल अपान M इंटू 4πr आ जाएगा कर। तो AT इक्वल टू के फाइनल कितना है 8 इंटू 10⁻⁴, M कितना दिया है 10 इंटू 10⁻³ और 4 और पाई वैल्यू अब रख दो 3.14 और R दिया हुआ कितना 6.4 इंटू 10 मीटर, हम चेंज कर लेंगे -2 हो जाएगा। अब आ जाएगा वो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वो असल में वर्क डन था। क्वेश्चन अभी सो रहे हो ना तुम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख देंगे D इक्वल टू 2 रिवोल्यूशंस। तो यहाँ D इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन मतलब हो गया, एक रिवोल्यूशन होता है 2πr सरकमफ्रेंस, तो D इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4πr, ये लिखिए। तो सवाल ये कह रहा है, फिर से समझ लो भाई, तुम्हें समझ में नहीं आया बता रहा। सवाल में ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है 10 ग्राम का है और 6.4 सेंटीमीटर रेडियस में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है
कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब लगने का मतलब है कि इसकी स्पीड भी, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई, स्पीड भी बदल रही जाकर। करें कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल पूछा गया। कब? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 8 × 10⁻⁴ बाय द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन। मोशन अभी शुरू नहीं हुई, जब शुरू नहीं है तो रुका हुआ पार्टिकल है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। अब उसने स्टार्ट करी, तो कह रहे हैं स्टार्ट करने के दो रिवोल्यूशन, सेकेंड रिवोल्यूशन के आखिर में, यानी 2 रिवोल्यूशन लगाए उसने, 2 चक्कर लगाए, तो 2 चक्कर के आखिर में उसका जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। और 2 चक्कर के आखिर में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, ये दिया हुआ 8 × 10⁻⁴ जाती है। तो लगा देंगे। अब चूंकि यहाँ 2 फोर्स लग रहे हैं, एक अंदर तरफ लगेगा सेंटीपिटल फोर्स, और ये कैसे लगेगा जाकर है टेंजेंशियल फोर्स। तो 2 फोर्स लग रहे हैं, इसलिए वर्क डन भी 2 फोर्स की वजह से होगा, W सेंटीपिटल और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लगता है, अंदर तरफ मोशन ऐसे होती है, इसलिए सेंटीपिटल फोर्स से जो वर्क डन सर्कुलर मोशन में होगा वो हमेशा क्या होगा? 0। वो हमेशा 0 होता है। आपको 0 वर्क में हमने एग्जाम्पल भी लिखाया है इसका, है, तो ये 0 हो गया। अब ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्क डन यहाँ पूछा गया, मतलब है रहेगा, इसकी वजह तो 0 हो गया, अब ये रहेगा। अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो m और एक्सीलरेशन क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये है 80, तो मास इंटू 80 हो गया। और d जो डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 2 रिवोल्यूशन लगा रहा, 2, तो एक चक्कर में कितना होता है? पूरा सरकमफेरेंस 2πr, अब 2 लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 4πr हो जाएगा, तो 4πr डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कर, और इससे अब निकल आएगा अब जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम leaves a rifle at an initial velocity of 1000 meter per second, at an initial velocity of 1000 meter per second, and strikes the earth at the same level, strike the earth at the same level with velocity of 500 meter per second. With velocity of 500 meter per second. तो लिखा द वर्क डन इन जूल, फॉर ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, will be, और ऑप्शन है देखिए यहाँ पर, पहला 375, दूसरा 3750, तीसरा 5000 जूल, चौथा 500। 1989 में आया था ये। तो कह रहे हैं कि एक राइफल से एक बुलेट, गोली दागी जाती है, निकलती है, और बुलेट का जो मास दिया हुआ है m 10 ग्राम, तो 10 × 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है?
u इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है? 500 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन पूछा गया है, जो एयर को ओवरकम करने लिए एयर रेजिस्टेंस, जो वायु का जो प्रतिरोध लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, उसको ओवरकम कितना वर्क होगा जाकर। तो बस वही लगा दो, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल टू डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम कॉमन ले लीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये ऊपर वैल्यू रखी है वो रख दो, इसमें जो वैल्यू रखी हुई है रख दो, आ जाएगा। आ गया? कौन सा है? अब जान लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिखेंगे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। दैट इज, अगले हैं दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, can neither be created nor destroyed, neither be created nor destroyed, but it can be transformed, but it can be transformed from one form to another form, can be transformed from one form to another form, from one form to another form। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा किसी सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। बस ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म, मतलब बदली जा सकती है, उसको बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे अब, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg is thrown, body of mass 1 kg is thrown upwards, is thrown upwards with a velocity, upward with velocity 20 meter per second, with velocity 20 meter per second. It momentarily momentarily, momentarily comes to rest
after attaining a height of after attaining a height of 18 meter, after attaining a height of 18 meter, how much energy is lost due to air friction? How much energy is lost due to air friction? Energy is lost due to air friction. ऐसा है। तो कह रहे हैं कि एक 1 kg का एक मास है, इसको ऊपर तरफ फेंका गया ऐसे, और ये जा रहा है, और जब ये 18 मीटर की हाइट पर पहुंचता है, 18 मीटर की हाइट पर जब पहुंचता है, तो मोमेंट मतलब एक मोमेंटली मतलब एक क्षण भर के लिए कुछ टाइम यहाँ पर उसकी जो एनर्जी है वो क्या जाती है, सॉरी ये रेस्ट में आया था। रेस्ट आने देखिए किस इनिशियल वेलोसिटी फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई 20, और यहाँ पर जब फाइनल जब गया था कि मोमेंटली क्या था, रेस्ट में आने मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो कह रहे हैं यहाँ से वहाँ तक जाने में एनर्जी में कितना लॉस हुआ है एयर फ्रिक्शन वजह से, ये पूछा गया कितना लॉस हुआ एनर्जी में। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, शुरू में इसकी जो काइनेटिक क्योंकि फेंका गया तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा जाकर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम यू स्क्वायर लगा दो, के इक्वल टू तो हाफ, और एम कितना है 1 किलो और यू कितने 20, तो के इक्वल टू आ जाएगा हाफ 20 इंटू 20। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो जो शुरू में इसकी है वो 200 है, 200 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई एट हाइट 18 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, तो U इक्वल टू क्या होता है mgh, तो m कितना है 1, g की वैल्यू 10, और ये तो U इक्वल टू कितना हो गया 180 जूल आ गया। तो लॉस इन एनर्जी में कितना लॉस हुआ, शुरू में देखिए थी 200 जूल, अब हो गई 180, तो 200 में से 180 आप माइनस कर दीजिए, तो 20 जूल हो गई जगह, 20 जूल एनर्जी का जो है वो लॉस हुआ जाकर। जब फेंका गया तो 200 जूल एनर्जी से फेंका गया, और जब 18 मीटर हाइट पहुंची तो वहाँ 180 रह गई। इसका मतलब 20 जूल एनर्जी एयर फ्रिक्शन की वजह से, एयर की हवा में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से लॉस हो गई जाकर। तो एक और क्वेश्चन लिखेंगे, $300 joule of work is done, 300 joule of work is done, 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block, 300 joule of work is done in sliding 2 kg block up an inclined plane of height, up an inclined plane of height, up an inclined plane of height 10 meter, height 10 meter. Work done against friction is, work done against friction is,
तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन पूछा गया है, और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1000 जूल, दूसरा है 200 जूल, तीसरा है 100 जूल, चौथा है 0। तो ये 2006 में आया था। तो यहाँ पर सवाल में कह रहे हैं कि एक बॉडी जो है ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, हाँ तो आया। अब ये 10 मीटर हाइट है, 10 मीटर हाइट, यहाँ तक ये ले जाया गया, ऐसे यहाँ तक ये ले जाया गया। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, जब ले जाया गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, यहाँ ये फ्रिक्शन लग रहा है। तो ले जाने में टोटल वर्क जो है दिया गया है, यहाँ से वहाँ तक ले जाने में टोटल वर्क दिया 300 जूल। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो अपोज कर रहा है, इसके अगेंस्ट कितना वर्क किया गया ये पूछा गया। तो जो टोटल वर्क इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका, टोटल वर्क दिया हुआ है तो टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा, एक तो ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इतना दो चीज़ों में काम आया ना ये वर्क। टोटल 300 वर्क जूल किया गया टोटल वर्क, और टोटल जो वर्क किया गया इसको वहाँ तक ले जाने में, तो ये जो टोटल वर्क किया गया वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, एक तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ले जाने में, और दूसरे वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये तो 300 हो गया, और ये हो जाएगा mgh, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन wf हो जाएगा ये। तो 300 और m कितना दिया है 2, और g की वैल्यू 10, और कितना हाइट है 10, प्लस wf हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो 300 और ये 200 और प्लस wf, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो हो जाएगा आपका, तो 300 माइनस 200, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो 100 जूल आएगा। क्योंकि वहाँ से वहाँ तक लेना में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो आई गई 200 जूल, और बाकी जो टोटल 300 वर्क किया गया, 200 जूल तो उसके पास है अभी, तो इसका मतलब 100 जूल जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया। इसका मतलब 100 जूल जो है वो फ्रिक्शन के, क्योंकि टोटल कितना किया गया 300 जूल, तो 100 जूल इसका मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया गया।